दोस्तों नमस्कार। आज है 24 जनवरी और आज बिहार के जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का 100वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा है और ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि बिहार के सपूत को भारत रत्न मिलने वाला है। भारत रत्न के बारे में और सारी डिटेल्स हम आगे लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो वीडियो डिस्कशन है ये हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो भी हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो डिस्कशन करते हैं वो आपके लिए कितना रिलेवेंट है। आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स इतने रिलेवेंट क्यों होते हैं, आपको स्टैटिक से जोड़ के क्यों बताया जाता है, और इस लेक्चर को लाने से पहले जो 4-5 घंटे का हमारा होमवर्क होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं, और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका भी रिस्पॉन्स उसी के अकॉर्डिंग हो ताकि हम इसको और ज़्यादा दूर तक खींच पाएँ। देखिए आज का एक आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है ये आपका आता है GS2 का सेक्शन 3 पार्ट में। अग्रीड। GS2 सेक्शन 3 साइंस टेक को बिलोंग करता है। इस GS2 सेक्शन 3 का जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इस अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनर्जी डिमांड इन बिहार स्टेट के लिए क्या साइंटिफिक इनिशिएटिव लोगे, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन हो रहा है और कंट्री में एक्यूट पावर शॉर्टेज हो रहा है, तो प्रेजेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको एनर्जी डिमांड्स को कैसे ओवरकम करोगे। अब देखो आज का आर्टिकल, आज का जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से रिलेटेड रूफटॉप सोलर प्लान के बारे में। ये कंप्लीट जो है वो सोलर एनर्जी को हम किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ये कंप्लीट आर्टिकल है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो आप देखिए रेलिवेंस। तो अगर इस पॉइंट का आपके पास नोट्स बना हुआ है तो आज के न्यूज़पेपर से जो भी पॉइंट्स आएंगे आप उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, है ना। आप जो भी नोट्स बनाते हैं आप उसमें कोशिश करिए कि जो दाहिने साइड का 1/4 पार्ट है ये आप खाली छोड़ेंगे। इस खाली वाले पार्ट में जो न्यूज़पेपर की हैपनिंग्स हो रही हैं, जो उस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड है, जो मैं टॉपिक की बात बताता ही हूँ कि किससे रिलेटेड है, तो उसमें जाके आप इसमें लिख लेंगे या आप लूज शीट में लिख लेंगे और एक जगह उसको मार्क कर लेंगे कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ताकि आपको इजी रेफरेंस हो जाए उसको रिवाइज करने के लिए। इसके बाद हम आपको डेली एक मेंस क्वेश्चन देते हैं और 1 या 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन देते हैं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे कमेंट करिए सो दैट हमें ये लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है और हमने जो इतना मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे वो उसका सदुपयोग हो रहा है। बट इसका रिस्पॉन्स बहुत पुअर है। इस तरह के रिस्पॉन्स से किसी भी इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं। फिर जो मेंस का प्रोग्राम है इसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं आंसर को 2-3-4 से ज़्यादा, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ 4 से ज़्यादा उसमें नंबर बढ़ानी है, तो आप ये कोशिश करिए कि मेंस का आंसर भी आप लिखिए, अपलोड करिए, जो दूसरों ने अपलोड किया है उसके आंसर को चेक करिए और अपने आंसर को इवेलुएट कराने का लोगों से रिक्वेस्ट करिए। तो इस तरह की जो पीयर लर्निंग है आपको डेवलप करेगी और ये पैसा थोड़ी लग रहा है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। ठीक है, अब हम आते हैं आज के आर्टिकल्स पे। आज का जो पहला आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये उनकी 100वीं वर्षगांठ जयंती थी और ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो पॉलिटी का हिस्सा है उसमें एक टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है उसका रीजनल पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है उसका एक पार्ट है आपके GS2 सेक्शन 2 में। GS2 सेक्शन 2 में, सॉरी ये GS1 सेक्शन पॉलिटी वाला पोर्शन, GS1 सेक्शन 1 में कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, उससे ये रिलेटेड है। और वीडियो के लास्ट में हम एक मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के काम को आप उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और बिहार में जो भी कास्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको उसमें सिग्निफाई आप कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल और आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। इसरो का जो रिपब्लिक डे टैब्ल्यू है वो जेंडर इक्वालिटी को सेलिब्रेट करेगा। तो ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इसरो का रिपब्लिक डे टैब्ल्यू आया था
उसका मेन थीम क्या था या किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा था, तो वो जेंडर इक्वालिटी को सिग्निफाई कर रहा था। ये हम बाद में देखेंगे, ये पूरा डिटेल हम समझेंगे बाद में। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ आइटम पे जो हमारे लिए रेलिवेंट है। देखिए, एक आर्टिकल आया है कि नो आधार कार्ड एंड नो एंट्री फॉर होमलेस एट नाइट शेल्टर्स इन गुड़गांव। मतलब नाइट शेल्टर्स जो गुड़गांव में लगे हैं उसमें जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम करते हैं, ओपन रखते हैं और उनके लिए ओपन रखते हैं जो बाहर में घूम रहे हैं, जिनके पास अपना आसरा नहीं है, और फिर उनसे हम आधार कार्ड मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम एक लेयर ऑफ एक्सक्लूजन क्रिएट कर रहे हैं। इस लेयर ऑफ एक्सक्लूजन में वो लोग इंक्लूडेड नहीं हैं जिनके पास रेलिवेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या हर एक के पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है? क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि सारे सिटीजन्स को आधार कार्ड दिए जा चुके हैं? अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो वो किस बेसिस पे एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं? फिर यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू हो सकता है अगर हम बिना आधार कार्ड के अलाउ करें, या फिर हम किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि कितने लोग आए थे इसमें। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बन के आती हैं। आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो इंक्लूज़न है वो अभी तक धरातल पे नहीं पहुंचा। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो हम डिजिटल की तरफ तो मूव कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइड के कारण या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण लोगों का अभी तक पहचान पत्र भी नहीं बन पाया है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर सेक्शन 1 में आए, GS2 सेक्शन 1 में आए, तो उसमें आप कुछ ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को लेके एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने उनके विज़न को अपने गवर्नेंस मॉडल में किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कराते हैं इसकी बात कही है। देखिए, ये सब चीज़ हुआ कहाँ से है? तो रिसेंटली कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में। कास्ट सेंसस के बाद रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया गया OBC के लिए। इससे क्या हुआ है कि जो OBC पॉपुलेशन है उनका इंक्लिनेशन JDU की तरफ, या कहें तो JDU प्लस RJD की तरफ बढ़ गया। तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है इसको कुछ न कुछ तो करना था ताकि इस पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचा जाए। तो जो OBC समाज के महानायक हैं, जो OBC समाज को रिजर्वेशन देने की बात ही उन्होंने स्टार्ट की थी, वो हैं जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी। तो उनको भारत रत्न देके जो करंट की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि उन वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। ये तो है पॉलिटिक्स के बाद जो हम लिख नहीं सकते हैं कहीं भी, ये बस हमारी समझ के लिए है। तो इससे पड़े कर्पूरी ठाकुर जी की ऐसी क्या सोच थी जो गवर्नेंस मॉडल में लाके नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया। तो सबसे पहली चीज़ जो सोशल जस्टिस था, सोशल जस्टिस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक प्राइम वर्क एरिया था। इसके साथ साथ वो ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे रिसोर्सेज जो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सभी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टैंडर्ड सारी फैसिलिटीज़ मिले, किसी भी तरह की सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी ना रहे जो सदियों से भारतीय समाज को विघटित करती आई है, भारतीय समाज को डिवाइड करती आ रही है। उन सब इनइक्वालिटीज़ को दूर किया जाए थ्रू सोशल जस्टिस मीन्स। और उनका जो हमेशा से एक एंटी कांग्रेस स्टैंड रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल के पाथ से डिविएट हो गई है। तो इस तरह से वो जनता पार्टी के में आ गए थे और जनता पार्टी से 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। कर्पूरी ठाकुर जी का जो कार्यस्थल था, उनका जो काम था, वो वर्किंग क्लास लेबर के लिए, स्मॉल फार्मर के लिए, यंगस्टर के लिए, उनके लिए एजुकेशन जो था दैट वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। और थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल करियर वो हमेशा से एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहे। वो एजुकेशन को ना सिर्फ प्रोपेगेट करना चाहते थे बल्कि उसको लोकल लैंग्वेज में प्रोपेगेट कराना चाहते थे, ताकि जो छोटे छोटे कस्बों के लोग हैं, छोटे छोटे शहर के लोग हैं, वो भी लैडर क्लाइम कर सकें सक्सेस का और अल्टीमेटली उनको फ्रूटफुल आउटपुट मिले, है ना। तो इस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत सारा योगदान रहा है भारतीय समाज में, भारतीय पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में को स्ट्रेंथन करने में। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डिबेट और डिस्कशन इंटीग्रल हो जाता है, और वही चीज़
कर्पूरी ठाकुर जी की पर्सनालिटी के भी इंटीग्रल था डिबेट और डिस्कशन, है ना। भारत के लिए उन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें एज ए यंगस्टर ही पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इमरजेंसी भी उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट से लड़ा था, इमरजेंसी का जो आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो था अफर्मेटिव एक्शन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सही जगह पे रिप्रेजेंटेशन मिले, सही तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो वो डिज़र्व करते हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। और अपने लीडरशिप में उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराए जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी को इन्विसाज करने में हेल्प करती है ना। प्रधानमंत्री जी इस आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी आज काफ़ी खुश होते और भारत की जो एक फीट है कि हम 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिए हैं, इससे उनको बहुत अंदर से एक रिलीफ मिलता। अब शायद वो उस रिलीफ को देखने के लिए ज़िंदा नहीं है। उनके जो विज़न था, उनका जो सोच था, उसको जो भी अभी लोग लेके चल रहे हैं जस्ट दे आर यूजिंग इट एज ए पॉलिटिकल स्लोगन और ग्राउंड लेवल पे उसको लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सब कह के उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि हम लोग ओबीसी एसटी कम्युनिटीज़ को किस तरह से एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं मुद्रा लोन से, और बाकी सारे इनिशिएटिव जो हैं उसकी उन्होंने बात की है। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है क्योंकि अब मैंने बताया जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसको भी वो इस आर्टिकल से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे। ये आर्टिकल भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर जी से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ दिया हुआ है जो इन्होंने काम किया है। एक डिटेल वीडियो इस पे आ जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। कीप इट पोरस, ये एक एडिटोरियल है जो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली जो एक डिसीजन हुआ है होम मिनिस्ट्री का कि म्यांमार से जो फ्री बॉर्डर रिजीम था उसको एंड किया जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में राइटर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया ने जो नया स्ट्रैटेजी लिया है उसको उस पर रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि ये एक सडन रिएक्शन फील होगा और इंस्टेड ऑफ दिस आप स्लोली आगे बढ़िए, या जो सिचुएशन डिटोरिएट हुआ है उसके रूट कॉज पे जाके आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो सिचुएशन है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे वो तब डिटोरिएट होना शुरू हुआ जब म्यांमार में यांगोन बोले तो तदमादाओ ने पावर सीज किया। उसके साथ साथ जिस तरह से हम देखेंगे कि कुकी पीपल पे मणिपुर में काफ़ी एट्रोसिटीज़ हुई और उसके कारण काफ़ी म्यांमार रिफ्यूजीज़ भी एंट्री हो गए मणिपुर में। उस एंट्री के कारण ट्रैफिकिंग जो है ड्रग्स की और आर्म्स की वो भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि अगर आप कंप्लीटली बॉर्डर सील कर देंगे तो समस्या और भी ज़्यादा जटिल हो जाएगी, क्योंकि वो इलाका हमेशा से इंसर्जेंट मुक्त नहीं रहा है, हमेशा उसमें इंसर्जेंसीज रही हैं, हमेशा एथनिक स्ट्राइफ रहा है। और अगर आप कंप्लीटली उनकी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप बॉर्डर बनाते हैं तो जो एथनिक रिलेशंस हैं उसमें डिवास्टेशन आएगा, तो जो वहाँ के लोग हैं उनमें सेशनिस्ट टेंडेंसीज डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये चीज़ बैकफायर कर जाएगा इंडिया को, है ना। दूसरी बात ये भी है कि भारत की जो लुकिस्ट पॉलिसी है उस लुकिस्ट पॉलिसी में म्यांमार का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम उनको बॉर्डर से सेपरेट कर देंगे तो क्या है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है म्यांमार में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। और हम देख रहे हैं जिस तरह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस हर जगह जमाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है म्यांमार में इससे रिलेटेड कुछ हो और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स चाइना वहाँ भी डेवलप करवाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो रूट कॉजेज़ हैं उसको देखा जाए, हमारी सिक्योरिटी अपरेटस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं जो वहाँ के मिज़ोरम, म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर को सेपरेट करता है, उसको पोरस रखने की ही ज़रूरत है। अगर उसको पोरस रखते हैं तो सामाजिक तौर पे वो काफ़ी स्टेबल रहेगा रीजन। अब अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम देखेंगे वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बेसिकली टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्या है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये बताता है कि आपका जीडीपी के करस्पॉन्डिंग कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो अगर जीडीपी के करस्पॉन्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कंट्री के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है।
अगर हम टैक्स रिवेन्यू को देखें तो ये बताता है कि जीडीपी के कंपैरिजन में हम कितनी टैक्स की उगाही कर पा रहे हैं, कितना परसेंटेज टैक्स उगाही कर पा रहे हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमको कितना ज़रूरत है बाहर से पैसा लेने की, कितना पैसा हमारे खुद से जनरेट हो पा रहा है, कितना हम बोरोइंग करेंगे। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, हम मानेंगे कि स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन जो है, स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उतनी बेटर होती जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। जितना ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा होगा, उसका मतलब ये होगा कि हम बोरोइंग जो है वो कम करेंगे। जब बोरोइंग कम करेंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम होगा। तो जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी पॉजिटिव रहता है हम, और हमारी इकोनॉमी जो है वो परसेंटेज फॉर्म में ग्रोथ करने की दिशा में एक अच्छा कदम रहता है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट है टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी एक कीवर्ड है, वो बताता है कि रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है उसका और जीडीपी के चेंजेस में क्या रिलेशन है। गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है और जीडीपी में जो रिलेशन है उसको बताने का काम टैक्स बायंसी करता है। टैक्स बायंसी ये बताता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज चेंज इन जीडीपी से आपका टैक्स रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ। अगर टैक्स बायंट है, इसका मतलब है कि जैसे ही टैक्स रेट हम बढ़ाते हैं रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि टैक्स बेस का साइज़ क्या है, मतलब कितने आदमी पैसा टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जो कस्टमर्स हैं यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ। उसके बाद आपके जो टैक्स रेट्स हैं कितने ज़्यादा सिंप्लीफाइड हैं, कितने ज़्यादा रैशनल हैं, है ना। इन सब चीज़ों पे टैक्स बायंसी डिपेंड करती है। बाकी चीज़ हम रेजोनेंस में इकोनॉमी के लेक्चर्स में देखेंगे। अब अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो गया तो उससे नुकसान क्या होगा। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा हुआ तो हम ये समझे थे हमने कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, हम जो है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे, हमारी बोरोइंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है तो क्या होगा, इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। रीज़न ये कि उनको फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल उस पर भरोसा नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहा तो बोरोइंग बढ़ जाएंगे, हमारे जो कैड है उसमें भी दिक्कत होगी। तो जो बेसिक रीज़न होता है लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का वो क्या होता है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्यों है, हमेशा हाई क्यों नहीं रहता है। तो उसका बेसिक रीज़न है कि जो पॉपुलेशन है, जो इनकम टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है वो फॉर्मल दायरे में नहीं है, मतलब वो टैक्स नेट जिसको बोलते हैं टैक्स नेट के अंदर नहीं है। अगर कोई आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है किसी का बिजनेस तो वो जीएसटी पे देने के इसमें नहीं है। अगर वो जीएसटी पे नहीं कर रहा है इसका मतलब वो फॉर्मल टैक्स नेट में नहीं है, यानी कि वो जितना कमाएगा वो उसका जेब में जाएगा, सरकार को कुछ नहीं जाएगा। तो जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनका क्या होता है, वो जनरली जीएसटी या फॉर्मल मैकेनिज्म से रजिस्टर नहीं रहते हैं और इस वजह से वो टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो फॉर्मल टैक्स नेट में नहीं आते हैं वो। फिर देखेंगे तो इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी डोमिनेंस में है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जहाँ भी डोमिनेंस में रहेगा वहाँ पे इनकम टैक्स पेमेंट की बात नहीं होती है ना, वहाँ पे टैक्स पेमेंट की बात नहीं होती है और वो एरिया जो है, वो दायरा जो है वो कम्प्लीटली टैक्स नेट से बाहर हो जाता है। फिर हम देखें जो टैक्स अथॉरिटी है और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी क्या होता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो को कम करने में काफ़ी पुश करते हैं। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर जेनरस हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी कम टैक्स लगा रहे हैं, काफ़ी कम टैक्स लगा रहे हैं तो हमारा ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी कम होगा। फिर जो लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसका रीज़न ये भी होता है कि लोगों के पास कमाई कम है, पॉवर्टी ज़्यादा है, लोग पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक के टर्म्स थे जो आज के न्यूज़पेपर से हम लोग निकाल सकते थे। अब आते हैं हम जब द रूफटॉप सोलर प्लान में। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब
प्राण प्रतिष्ठा समारोह से वापस आए तभी उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की, वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो आपका हमारा घर है उसके ऊपर जो छत है उसके ऊपर क्या करें, सोलर प्लेट लगाएं। उस सोलर प्लेट का कनेक्शन होगा हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से। हम क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी मिलेगी इसको, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। हमारे घर में जो अगर इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा ये, तो हमारा वो बैकअप सप्लाई बन जाएगा। इसके साथ साथ वो हमारा नॉर्मल सप्लाई भी बनेगा। हम जितना यूज़ करेंगे उतना यूज़ कर पाएंगे, जितना हम यूज़ नहीं कर सके तो उसमें ये फैसिलिटी रहती है कि वो ग्रिड को भेज दिया जाए। अगर ग्रिड को भेजा जाता है तो उससे आपको कुछ पैसा भी मिलता है और आपका जो बिजली बिल आएगा, आपने जितना ग्रिड को बेचा है पावर, वो आपके यूसेज पावर से माइनस करके आएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसका टारगेट ये है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड पे जो है वो क्या करेंगे, सोलर पावर लगाएंगे, सोलर पावर, ये सोलर सिस्टम लगाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है सोलर पावर सिस्टम लगाने का घर पे, हाउस होल्ड पे, ये कुछ नया प्रोग्राम नहीं है, काफ़ी दिनों से चलता रहा, कहें तो 1 डिकेड 10 वर्षों से चलता चला आ रहा है। लेकिन अभी तक इस तरह से टारगेटेड अप्रोच नहीं था हाउस होल्ड को लेके। अभी तक जो था वो ये प्लान था कि भाई हम 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर 2022 तक इंस्टॉल करेंगे। अब ये जो 100 गीगावाट पावर है इसमें कई सारे डिविजन्स थे, चाहे वो सोलर प्लांट की बात करता हो, बड़ा सा प्लांट की बात करता हो, हाउस होल्ड की बात करता हो, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर लगाने की बात करता है। स्पेसिफिकली हाउस होल्ड की बात नहीं होती थी, वो एक प्लान था, अम्ब्रेला प्लान था, उसके अंदर इंक्लूडेड था। लेकिन अभी जो हुआ है वो स्पेसिफिकली हाउस होल्ड को टारगेट किया जा रहा है। जो 100 गीगावाट का हमारा टारगेट था 2022 का, आप उसमें याद रखिएगा कि जो 40 गीगावाट था दैट वाज सपोज टू कम फ्रॉम ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ पावर सिस्टम। मतलब अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ घर में सोलर रूफ टॉप पावर सप्लाई लगाएंगे, वो चीज़ 40 गीगावाट प्लान था हमारा कि 2022 तक कंप्लीट करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो जो 100 गीगावाट का हमारा टारगेट था उसमें अच्छा खासा मार्जिन से चूक गया और दैट रिमेंड ओनली टिल 73.3 गीगावाट। लेकिन ये ख़राब भी नहीं है, हम ज़्यादा नहीं, करीब 25 से थोड़ा सा और ज़्यादा से चूक रहे हैं, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है। और इसमें रूफ टॉप पावर का जो हमको 40 करना था उसको हमने सिर्फ 11 किया। तो देखिए, तो ये 1/4 ही रह गया नियर टू। तो ये ज़रूरी था कि हाउस होल्ड को इनक्रेज़ किया जाए। इसका रीज़न ये भी है कि अगर हाउस होल्ड को हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, इसकी जानकारी सही से नहीं मिलेगी, है ना। तो इस बार जो है सूर्योदय योजना में यह किया गया है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे टारगेट नहीं करके, ठीक है, हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि कितने हाउस होल्ड के नंबर्स में, कितने नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड हैं जहां पे ये सोलर रूफटॉप सप्लाई सिस्टम जो है वो लगा है। फिलहाल अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये टॉप 3 स्टेट हैं जहां पे रूफटॉप सोलर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कहें तो 2898 मेगावाट गुजरात में है, 1700 के करीब महाराष्ट्र और 1500 के करीब कर्नाटका में है। तो ये चीज़ अगर हम एक होलिस्टिक रूप में चालू करें, एक इंक्लूसिव रूप में चालू करें कि सारे स्टेट्स को मिले, तो जो भी स्टेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के, और लोगों का पार्टिसिपेशन हमको 1 करोड़ इंश्योर करना है, तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो योजना का उद्देश्य है उन इंडिविजुअल्स को टारगेट करना जो कि अभी तक के किसी तरह के सोलर हाउस होल्ड स्कीम प्रोग्राम या सोलर पैनल का कोई भी प्रोग्राम से अभी तक अलूफ रहे हैं, अभी तक किसी भी तरह की वो प्रोग्राम से जुड़ नहीं पाए हैं। टारगेट ये है कि हम उनको टारगेट करें। एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। ये जो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर है, इसने दिखाया कि भारत का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। भारत में 25 करोड़ हाउस होल्ड हैं जहां से 637 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप पावर से जनरेट किया जा सकता है। और ये जो अगर 637 गीगावाट रूफटॉप पावर से जनरेट कर लिया गया तो ये ऑलमोस्ट 1/3 हो जाता है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम अपनी एनर्जी डिमांड जो है, टोटल एनर्जी डिमांड का 1/3 हम सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के बेसिस पे हम ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये काउंसिल, ये जो थिंक टैंक है, ये भी बोलता है कि हमने बात की कि 1/3 अचीव किया जा सकता है, तो ठीक है आप उतना नहीं करिए, लेकिन
जो 118 गीगावाट के अराउंड जो है वो सर्टेनली डुएबल है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह के चैलेंजेस नहीं है जो हम बिना किसी चैलेंजेस के, बिना किसी रोड ब्लॉक के कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जो रूफ टॉप सोलर पावर की पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया जाए, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्मली सारे स्टेट्स और रीजन्स में रहेगा तो हमारा डिपेंडेंस जो है फॉसिल फ्यूल पे वो सडनली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और हम क्या होगा कि हम INDCs में काफ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा जो स्टैंड है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज में हम को मिटिगेट करने में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट भागीदार हो जाएंगे। ठीक है, इस आर्टिकल के तौर पे और एक इन जनरल व्यू से भी अगर हम देखें तो जो हमारा जो अप्रोच है, चाहे वो इंस्टॉल कैपेसिटी के बेस पे हो जो अभी तक हम चल रहे थे, या फिर हम हाउस होल्ड कम्युनिटी को टारगेट करें, तो अल्टीमेटली क्या है, हम यही इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे कम हो, है ना, हमारा एनर्जी एक्सेस बढ़े। तो जो हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स किए हैं कि 2030 तक हम अपना 50% ऑफ एनर्जी नीड्स जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से लेंगे, और आज के टाइम पे हम ये 43% तक अचीव कर चुके हैं। तो ये काफ़ी डुएबल है और हमारा जो डायरेक्शन है एकदम सही दिशा में है, और इस तरह से जो हम विंड, सोलर और बायोगैस से करीब 30% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी जो है हमारा वो और ज़्यादा शार्पली बढ़ने वाला है इस तरह के प्रोग्राम से। तो इससे क्या होगा, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, है ना। तो अभी ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो लोग रूफ टॉप सोलर पावर इंस्टॉल करना चाहते हैं उनको हम कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज़्म, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे, या कुछ एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म डेवलप करें कि आपको हम 10 साल के लिए, अगर सपोज इंस्टॉल करने का कॉस्ट 4 लाख है तो कोई भी अपना कॉस्ट लगाना नहीं चाहेगा, तो सरकार क्या बोलेगी, ठीक है ये 4 लाख जो है हम आपको 10 साल के अंतराल में आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ जुड़ के आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म करे कि आपको एक साथ 50,000 देना है, उसका महीना महीना आपको हम पैसा देंगे। इस तरह का कुछ मैकेनिज़्म कर सके ताकि लोग एम्पावर्ड फील करें ये लगाने से, ऐसा नहीं कि ये लोगों को लोड लगे, है ना, तभी जाके ये एक इंक्लूसिव अप्रोच में आगे बढ़ सकता है, इसका पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको एम्पावर किया जाए, क्योंकि वो ही एक एजेंसीज़ हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है कस्टमर्स तक, वही एक एजेंसीज़ हैं जो डायरेक्ट कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, है ना। जैसे स्मार्ट मीटरिंग है, स्मार्ट मीटरिंग भी बिहार में काफ़ी फेजेज़ में चला, इसमें भी काफ़ी फेलियर्स मिले, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा और लोग अब इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गए। तो सिमिलरली ये चीज़ भी हर हाउस होल्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमारे सिलेबस से भी मैच करता है। ठीक है, अब हम जो चलेंगे द हिंदू में। द हिंदू में भी कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मालदीव्स वाला है ना। मालदीव्स वाला मसला ये है कि इन्होंने चाइना के एक स्नूपिंग व्हीकल को, या कहें तो एक उनका जो रिसर्च वेसल है ऑफिशियली जो बोलते हैं, वो रिसर्च वेसल को पोर्ट कॉल के लिए वो मालदीव्स पोर्ट पे आने वाला है। क्योंकि श्रीलंका ने मना कर दिया था चाइना को, तो वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे नहीं जा रहे, इंस्टेड वो मालदीव्स में माले में जा रहे हैं। तो ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हर्टिंग है, और ये हर संभव प्रयास कर रही है कि चाइना मालदीव्स तक ना आए। आगे देखते हैं क्या होता है, रनिंग कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो निष्कर्ष निकलेगा हम उसको देखेंगे। इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। आपको 2 क्वेश्चन हम देंगे। पहला क्वेश्चन ये कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि लोक नायक किन को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि मूक नायक किसके द्वारा लिखित है। पहला सवाल कि लोक नायक किसको कहते हैं, दूसरा सवाल कि मूक नायक को किसने लिखा है। ये आपका प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। अब चलते हैं आगे और भी कुछ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यस, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CWRC कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से समझेंगे इसके लिए, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 ये इंश्योर करता है कि कोई भी 2 स्टेट के बीच में अगर वाटर डिस्प्यूट्स हैं तो उनका एडजुडिकेशन सही तरीके से हो। तो उस एडजुडिकेशन के लिए इन्होंने 2 तरीका दिया है। एक ये दिया है कि पार्लियामेंट किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कुछ
कमिटीज़ बना सकती हैं, वो कुछ अपने प्रोविजंस ला सकती हैं। दूसरा, कोई कोर्ट जो है आर्टिकल 262 के एडजुडिकेशन में कोई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। अब आगे देखेंगे इंटरफेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो जो आर्टिकल 262 है उसके अंदर पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया गया कि आप रेलिवेंट प्रोविजंस बनाइए। तो पार्लियामेंट ने 2 रेलिवेंट प्रोविजंस बनाए, एक रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और एक ISRWD एक्ट 1956, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 है, इसके अंदर एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बनाने की बात की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि ट्राइब्यूनल्स कब लाए गए, ट्राइब्यूनल्स को किस एक्ट के अंदर लाया गया, या कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर का संविधान में जोड़ा गया। तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कहा, आर्टिकल 262 कहता है कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। वो एडहॉक ट्राइब्यूनल्स जो भी डिसाइड करेगा, 2 पार्टीज़ के बीच का जो रिवर को लेके जो डिबेट है, डिस्कशन है, उसका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है एपलेट, है ना, वो डायरेक्ट तौर पे ये डिस्प्यूट नहीं लेगी, लेकिन इनका अगर डिसीजन हो जाएगा ट्राइब्यूनल्स का, तब वो डिसीजन सुन सकती है। लेकिन उसका जो डिसीजन होगा, चाहे वो स्पेशल लीव पिटिशन के तौर पे हो या फिर एपलेट जुरिस्डिक्शन में लेके वो किसी और तरीके से उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन डायरेक्टली कोई अपना जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं जा सकता है। वही आर्टिकल 262 का भी कहना है। तो जो कावेरी वाटर रेगुलेशन है, जो कावेरी डिस्प्यूट है, उसमें कौन कौन से स्टेट हैं, तो उसमें कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, और 5वीं पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें 4 स्टेट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पार्टीज है कावेरी वाटर डिस्प्यूट में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का जो राइट है और एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने का कंट्री में, उसके बीच का बैलेंस कैसा है। तो हम ये इंश्योर करते हैं ना, हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। NEP 2020 आया, वो भी ये कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टैंडर्डाइज रहे पूरे कंट्री में। तो वो तभी पॉसिबल है ना जब हम रेगुलेट कर सके यूनिवर्सिटीज़ को, जब हम रेगुलेट कर सके सारे इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन फिर वहाँ पे आर्टिकल 30 के अंदर जो आता है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए इंडिपेंडेंट है। अब वो इंडिपेंडेंट जो है वो क्या स्टेट रिकॉग्निशन पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये इन सब पॉइंट पे कुछ डिस्कशन चल रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। किसने फाउंड किया, एन क्या था उसको फाउंड करने का, बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। पहला प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट जो है वो आप देखेंगे। उसके बाद ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास तो आर्टिकल 30 के अंदर ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा कि उन्होंने इस्टेब्लिश तो कर लिया, लेकिन क्या स्टेट रिकॉग्निशन एक इनेबलिंग प्रोविज़न है, क्या उनको स्टैट्यूट फॉलो करना है या वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। इस पे सरकार का ये दलील था, देखिए आप यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे तो आप आज तो आपने कहा कि माइनॉरिटी ग्रुप इस्टेब्लिश कर ली, कल को कोई 2 और माइनॉरिटी ग्रुप आएंगे, वो कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर देंगे, फिर तीसरे दिन आप ही हमको बोलेंगे कि आप इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम जो पॉलिसी लाए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर इस तरह की बात होगी तो, है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसी की चर्चा इसमें हो रही है। ये वाद विवाद का विषय है, इसमें कुछ निष्कर्ष निकालना अभी समझ की बात नहीं है, समझ से परे है। आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, इसका प्रोविज़न क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसने फाइंड किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाइंड करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। अब अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग रेड सी से रिलेटेड। रेड सी जो रिसेंटली बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे न्यू दिल्ली को क्या प्रॉब्लम है, उसमें चल क्या रहा है असल में, वो हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें। पहला काम आप तो ये है कि रेड सी से रिलेटेड जो भी मैपिंग है वो आप कर लेंगे। रेड सी के अराउंड जो भी कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जो एंट्री पॉइंट है वो पता होना चाहिए। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
अरेबियन सी में, वो पता होना चाहिए। उसके कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ वहाँ पे हैं, सुएज़ कैनाल कौन से दो सीज़ को जोड़ता है, ये सब आपके मैप पे होना चाहिए। तो ये जो हैप्पी मॉन जैकब का एक आर्टिकल है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है आज के टाइम पे एक नया कॉन्फ्लिक्ट का थिएटर बनता जा रहा है फॉर कंपटीशन एंड कंटेनमेंट। कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से चाइना अपना फर्स्ट वेसल भेज के अभी इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है। इस आर्टिकल में हम एग्जैक्टली देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स है वो इंसर्कलमेंट करना चाह रहा है इंडिया का, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया की कहें तो एक हेजेमनी है, उसको कम किया जा सके। इंडियन नेवी का जो पावर है वहाँ पे, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जा सके। हम देखेंगे रिसेंटली हौथी रेबल्स जो हैं उन्होंने अटैक किया था कुछ कमर्शियल जो शिप्स हैं उनको। तो इसके बाद इंडियन नेवी ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मरमागांव, INS कोच्चि और INS कोलकाता को डिप्लॉय किया था ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन जो हौथी अटैक हो रहा है कमर्शियल शिप की रेड सी में और इंडो पैसिफिक में जो चाइनीज़ वेसल आ रहे हैं, इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है इसमें कोई रिलेशन है? क्या वो प्लान्ड वे में चाइना ऐसा कुछ करवा रही है, या फिर जो हौथीज अटैक है वो इजराइल में जो हमास अटैक हुआ उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बढ़ा उसके कारण हौथीज का अटैक हुआ? तो ये भी एक सिचुएशन है। तो जो भी सिचुएशन हो उस संदर्भ में हम यही समझ सकते हैं कि देयर आर एफर्ट्स टू डिस्टेबलाइज द इंडो पैसिफिक रीजन बाय वन और अदर वे। अब इंडिया की एक मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। राइटर ये कहते हैं कि जो मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो सिर्फ फायर फाइटिंग में वाली नहीं होनी चाहिए कि आज शिप आ गए, हौथीज़ ने अटैक किया तो हमने इंडियन नेवी शिप को भेज दिया। आपको एक पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अटैक को ही हम प्रिवेंट कर सकें। उस तरह के सिचुएशंस अगर अराइज होने से पहले ही हम उनको डिटेक्ट कर सकें, अर्ली डिटेक्शन हो सके, प्रिवेंट कर सकें, तभी तो कोई ये होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है कि हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं उस एरिया में, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वहाँ पे एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके साथ जो हमारा डिफेंस फोकस है वो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे ज़्यादा रहता है या इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे ज़्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ हमारा नेवल या वाटर बॉर्डर्स कहें तो। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है अब कि जिस तरह से इंडो पैसिफिक में लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, US इंटरेस्ट ले रही है, चाइना इंटरेस्ट ले रही है, तो ये ज़रूरी है कि अभी इंडिया एक ग्रैंड नेवल स्ट्रैटेजी लेके आए और ये स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक के लिए काफ़ी रेलिवेंट हो कि अगर टू फ्रंट चैलेंज होगा तो टू फ्रंट चैलेंज में राइटर कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल एज वेल एज मैरीटाइम चैलेंज। तो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए जो होनी चाहिए स्ट्रैटेजी वो इंडिया को सोचनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो अब कॉन्टिनेंटल तौर पे हम देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना नॉर्थ में परेशान करता रहता है हमेशा, है ना। जब भारत को चाइना ने नॉर्दर्न बॉर्डर पे फंसा के रखा था उसी टाइम पे चाइना ये भी कर रहा था कि पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, कभी श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, वो मालदीव्स में अपना एक पपेट सरकार बना रहा है। तो इस तरह से चाइना ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया के सराउंडिंग, है ना, इंडिया के सराउंडिंग श्रीलंका, मालदीव्स, कराची पोर्ट, ये इंसर्कलमेंट करें इंडिया का। ठीक है, और इंडिया बस फायर फाइटिंग में लगा हुआ है। कभी मालदीव्स के अगेंस्ट में ट्विटर कैंपेन चला रहा है, कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट में ट्रोल आर्मी है, उनके वेबसाइट को हैक कर रहा है। तो भाई आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो चाइनीज़ नेवी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको आप काउंटर कर सकें, है ना। अगर चाइनीज़ नेवी को हम देखें तो दे हैव मोर देन 370 शिप्स, 140 मेजर सरफेस कॉम्बैटेंट हैं। इसके साथ साथ आने वाले 2030 तक ये शिपों की संख्या जो है 435 तक बढ़ने की संभावना है। लेकिन हमारे पास अभी देखें तो मात्र 132 शिप है, तो हमारे पास शिप कम है। तो या तो हम इंटरनेशनल अलाइनमेंट करें या हम अपने नेवी पे जो हमारा खर्चा है उसको इंक्रीज करें ताकि हमारा स्ट्रेंथ इन्हांस हो सके। अब चाइना का पुश आपने देखा कि हर जगह मिलिट्री बेसिस पे हो रहा है। वो श्रीलंका गए, वो मालदीव्स गए, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे गए, वो मालदीव्स के माले में गए। उसके बाद हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनाने की कोशिश की। अभी जो जो मालदीव्स और इंडिया क्राइसिस हुआ उसमें फ़ायदा किसका हुआ?
इनडायरेक्टली चाइना का हुआ। तो चाइना और मालदीव्स का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि माले और न्यू दिल्ली का जो रिलेशन है वो स्ट्रेन हो रहा है। जो चाइना है वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रही है सेचल्स में, कंबोडिया में अपना नेवल बेस बना रही है। आप समझिए साउथ ईस्ट एशिया पूरा कवर करने की कोशिश कर रही है। भारत का जो अंडमान आइलैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो शिप्स जा रही हैं उनको फिर ये कंबोडिया, सेचल्स, ये सब जगह से मॉनिटर करना शुरू कर देगी। तो इससे इमर्ज होकर ये आएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी जिबोती में उन्होंने अपना बना लिया, म्यांमार में अपना बना लिया उन्होंने बेस, श्रीलंका में अपना बेस बना लिया, सेशल्स में बेस बना लिया, मालदीव्स में बेस बना लिया, अरेबियन सी के ग्वादार पोर्ट में बेस बना लिया। तो कहीं ना कहीं भारत को तो ये कंटेन करने का पूरा प्लान कर चुका है और भारत बस फायर फाइटिंग कर रहा है, देख रहा है। तो चाइना अभी दो चीज़ों पे काम कर रहा है। पहला चीज़ तो ये कि इंडिया को इंसर्कल कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि इंडिया के जो भी पार्टनर्स थे हिस्टोरिकली जिसके साथ इंडिया एंगेज करती थी, चाहे नेपाल हो, चाहे अफ्रीका हो, है ना, या चाहे अभी देखें तो मालदीव्स हो, या फिर साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज़ हो, इन सब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वो चाइना के पक्ष में जाएंगे तो इंडिया से दूर जाएंगे, तो चाइनाज गेन इज़ इंडियाज लॉस। ये एक जीरो सम गेम टाइप लगता है ना। तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए? तो इंडिया को ये करना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक में ग्लोबल अटेंशन है उसको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। और अगर चाइना इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहती है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी डिजास्टर हो जाएगा। तो सारा वर्ल्ड ये नहीं चाहता है कि चाइना टेक ओवर हो। तो इंडिया के लिए शायद ये गुड न्यूज़ हो, क्योंकि इंडिया को फिर सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स से, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, है ना, जो भी एंटी चाइना कंट्रीज़ हैं उनसे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो लेकिन कहीं भी किसी तरह से भी देखें तो अगर बायलेटरल किसी तरह का डिस्प्यूट होता है उसमें तो कोई कंट्रीज़ नहीं आएंगे सपोर्ट के लिए, राइट। तो किसी तरह देखें तो चाइना तो एक चैलेंज बन के उभरा ही है इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी से, और इंडिया का जो इंडियन ओशन रीजन में ब्रॉडर इंटरेस्ट है उसको भी वो चैलेंज कर रहा है। तो अभी देखें तो सारा कंट्री इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है, और ये ज़रूरी है कि आने वाले टाइम पे इंडिया जो अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसका उसको यूटिलाइज़ करे, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको साथ ले, और बीजिंग की जो पावर है मैरीटाइम थिएटर में उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे किसी भी तरह से। तभी ये पॉसिबल है कि हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और ग्रैंड नेवल स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं वो फ्रूटफुल हो पाएगा, ठीक है। तो यही था आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनारियो है उससे रिलेटेड है। अब भारत रत्न के बारे में हम लोग देखते हैं। हमने देखा कि जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला। तो भारत रत्न सम्मान जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क और स्पोर्ट्स में दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में स्टार्ट किया था, और फर्स्ट टाइम 3 लोगों को दिया था, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और CV रमन को, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को। अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। इसमें कोई कैश अमाउंट नहीं मिलता है, एक कमेंडेशन लेटर मिलता है और एक भारत रत्न का मेडल मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ़ायदा नहीं है। अगर आपको भारत रत्न मिल गया तो आपको ग्रैंड फैसिलिटीज़ मिलेगी, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे के बराबर हैं। आप कहीं भी दूसरे स्टेट जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो आपको वहाँ स्टेट गेस्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आपकी जो प्रेसिडेंस है, कहीं भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो ये सब फ़ायदे हैं भारत रत्न मिलने के। बाकी अब इस न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे हैं आपको, उसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उसको आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, तो लोकनायक हम किनको बोलते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मूक नायक एक किताब है, उसको किसने लिखा है, या मूक नायक किन के द्वारा लिखा है, ठीक है। ये दोनों को आप कमेंट करेंगे। आज मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।